करूंगा। सबसे पहली बात तो है जो हो चुका, हम उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। खुसूसन मैं जो पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में एक दो बातें जरूर कहूंगा। कि पहला अगर हम सवाल ये ले ले कि क्या ये बिल वापस हो सकता है, तो इसका एक ही जवाब मेरी नजर में है कि हाँ, ये बिल हकीकत में कानूनी हिसाब से भी वापस हो सकता है। एक कानून की तालिब इल्म की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये बात कानून वापस हो सकता है। इसके तीन तरीके हैं। एक तो है जमीनी तरीके से हम प्रेशराइज करें, और दूसरी तरीके से जो अदालती कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें हमको बराबर हिस्सा लेना पड़ेगा। तीसरी तरीके से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट की बात कहता हूं तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इस बात पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा आज अपनी बात पर, क्योंकि जब धरने हो रहे हैं तो उस सिलसिले में यहाँ इलाइट ग्रुप बैठा हुआ है, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें कि ये धरने यकीनन होने चाहिए, हर गली में होने चाहिए, हर मोहल्ले में होने चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि धरने के दौरान जो लोग बात करते हैं उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दें, कि वो लोग कुछ चुनिंदा लोगों को ही मुंतखब करें कि आप ही मीडिया से बात करें, और बार बार इस धरने में ये बात को दोहराएं कि हम दस्तूर की हिफाजत के लिए, दस्तूर के दायरे में और अपने हक के लिए ये धरना कर रहे हैं। और इसमें तीन चीज का ख्याल रखें कि आप मस्जिद के अंदर नारेबाजी ना करें, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं कि मस्जिद के अंदर के भी वीडियोस आ रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस होगा, कि मस्जिद के अंदर कोई नारेबाजी ना करे। और दूसरी चीज, मस्जिद के बाहर जब आप धरना करते हैं तो कोशिश करें कि अपने करीबी पुलिस स्टेशन को कॉन्फिडेंस में ले लें, और एक वकील या दो वकील को अपने साथ रखें, और मीडिया वाले को जरूर रखें, वरना धरने की कोई अहमियत नहीं रहेगी जब तक ये धरना बाहर तक बाहर नहीं पहुंचेगा। उससे होगा क्या, इंटेलिजेंस को भी न्यूज मिलेगी और दूसरों को उस सिलसिले में मोटिवेशन आएगा। ये चीज का ख्याल रखें, और बात कम करें तो बेहतर रहेगा, और बात करें तो दस्तूर के दायरे में रहकर दस्तूर की हिफाजत के लिए बात कर ले। ये एक बात हो गई है। और दूसरी बात, अदालती कार्रवाई तो हो रही है, अदालती कार्रवाइयों में एक छोटा सा कंफ्यूजन आ गया है, वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा। कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ सियासी जमातें वक्त का एक्ट बनने से पहले ही अदालत चली गई है। ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई ये टेक्निकल छोटे से इश्यूज आते जाते रहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अदालत इस चीज को नोट करती है और पूरे चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा, और सारी चीजें अदालत में रहेगी। और हमारी दुआएं हैं कि सारी चीजों की इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि अदालती कार्रवाइयां होनी चाहिए। कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कानूनी कार्रवाइयों में ये छोटी मोटी चीजें होती है, वो एक्सेप्ट होती है। एनआरसी में भी हुआ था, अभी भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज का। अब आइए बात अहम मुद्दे पर आ रहा हूं तो थोड़ा सा, और यहां पर अगर कोई कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनसे पर्सनल गुजारिश करता हूं कि ये बात को गौर से नोट करें, अगर हो सकता तो लिख लें मैं जो बात कहना चाह रहा हूं। क्योंकि एक बात जहन में रखें कि ये जो वक्फ का मामला है, वक्फ का मामला सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ का मामला सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है, बल्कि स्टेट और सेंट्रल की लड़ाई है। ये फेडरलिज्म को कमजोर करने की एक कोशिश है, और जिसकी शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन से हुई थी। जैसे मेरा थोड़े दिन पहले अखबार में एक मजमून आया था, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें मैं कह दिया था ऐसी चीजें बार बार आएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन ये शुरुआत है कि स्टेट के पावर्स को खत्म करने की, और यही वक्फ का मामला भी स्टेट के पावर्स को खत्म करने की शुरुआत है। ये इसमें भी एक अमल है। कैसे, मैं बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट में एक 3 लिस्ट बने हुए हैं। क्या लिस्ट है? एक है यूनियन लिस्ट, जो काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट लिस्ट जो काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है, और कंकरेंट लिस्ट जो दोनों की आपस की रजामंदी से होता है। और ये वक्फ बिल है कंकरेंट लिस्ट का 28वां आइटम। 28वां आइटम, ये तो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये करना ही चाह रही थी तो सबसे पहले उनका चाहिए था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने एतमाद में ले, लेकिन ये मामला स्टेट गवर्नमेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। ये 28वां आइटम, मैं नंबर बता रहा हूं, एंट्री 28 है, चैरिटेबल और इंस्टीट्यूशन वाली बात आती है, तो एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये एक स्टेट को ये बात लेनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ये बात नोट करनी चाहिए कि हमारे काम को हमको एतमाद में लिए बगैर ये पार्लियामेंट में बिल पास किया गया आजादी ताकत की बुनियाद पर, वो अलग सवाल है। अब आइए, वक्फ को आप सिर्फ वक्फ एक नाम के जरिए से मत देखिए, कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें हम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। आगे चल के हमको एक रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए ये बातें दोहरानी पड़ेगी कि क्या है कि ये जो वक्फ है एक नाम है आपके सामने, लेकिन वक्फ के अज्जा को आप अलग अलग कर दें तो उसमें है जमीन आ जाती है, दरगाहें आ जाते हैं, मसाजिद आ जाते हैं,
और दूसरा आपके उसमें आइटम पिलग्रिमेज आते हैं, और फिर दूसरे जो अज्जा आते हैं वो सारे अज्जा स्टेट लिस्ट में। तो आप इस बारीकी को समझे कि आपने एक कानून बनाया, जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट बना चुकी है, दोनों की रजामंदी से बनने वाला कानून, लेकिन उसके जब अज्जा को लिए जाते हैं तो वो अज्जा स्टेट गवर्नमेंट में, वो अज्जा पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल नहीं बना सकती। और ये चीज मैं अक्सर हमारे कांग्रेस के कुछ रहनुमा और लीडर कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर बार बार बताते हैं, अब वक्त आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन खोलने का। उनको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन खोले और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसके अंदर लिखी हुई बात को अपने सियासी लीडर तक पहुंचा दे। उसमें जो आइटम्स लिखे हुए हैं, मैं 2 पॉइंट यहां पर लिख के लाया हूं। इसमें है मजहबी मुकामात। मजहबी मुकामात स्टेट लिस्ट में आते हैं जो एक वक्त का हिस्सा है, और दूसरे है कब्रिस्तान और शमशान। ये चीजें, कब्रिस्तान की बात करूंगा, शमशान भी उसी में शामिल है। तो कब्रिस्तान या सरदारियों के हो, या फिर मुसलमानों के हो, या फिर हिंदुओं के हो, या फिर ईसाइयों के हो, ये जो कब्रिस्तान सारे मामला स्टेट एक्ट है, स्टेट में होना चाहिए। स्टेट कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकता, लेकिन वक्त के तहत उन्होंने इस पर कानून बना दिया। तो ये चीजें कंफ्लिक्ट हो रही है। जो आइटम 10 है, और जमीन है, रेंट, जमीन जो होती है, जमीन का टेनेंसी जो होता है, रेंट वगैरह होता है, वो सारे चीजें आती है। आइटम 18 है, जो स्टेट बनाना चाहिए लेकिन सेंटर ने बना दिया, क्योंकि वक्त के नाम से उन्होंने पूरी चीजों को ले लिया। लेकिन मैं अगर उसको अलग अलग कर दूं तो उनका हक ही नहीं है वो काम कर देगा। तो हमको ये सोचना है कि अलग अलग करके हम इस चीज को देखें, डिफेंड करने में हमारे को मदद मिलेगी। और जब सारी चीजें, मजहबी मुकामात है, कब्रिस्तान है, जमीन से रिलेटेड टैक्स, जमीन से रिलेटेड रेंट, ये सारी चीजें स्टेट मैटर्स है, जो आइटम नंबर 18, 45, 10 और 7 में आते हैं। अब बहुत से गांवों में आप देखते हैं कि जब ये मामला आगे बढ़ेंगे, ये कानून इंप्लीमेंट होगा, तो यकीनन झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं झगड़ा होता नहीं कह रहा हूं, झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तब इन्वॉल्व क्या होगी, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, पब्लिक ऑर्डर खराब होगा। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस स्टेट का मैटर है। जब सारे स्टेट के मैटर हैं, तो आप सारों को क्लब करके सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कानून बना सकती है? ये कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट सामने आ सकती है, इसके कई हमारे पास मिसालें मौजूद है। इससे पहले राजस्थान का एक केस आया था, राजस्थान में एक ऐसा कानून बना था जिसकी वजह से लाउड स्पीकर का कुछ कानून था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि ये कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब अदालत में ये बात गई तो अदालत ने डॉक्ट्रिन ऑफ फिट एंड सब्सटेंस, एक कानून का एक पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ फिट एंड सब्सटेंस, यानी किसको ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपको वक्त की तकलीफ है, एक नाम आ रहा है वक्त, लेकिन हमको यहां पर कब्रिस्तानों की तकलीफ है, जमीन की तकलीफ, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, कब्रिस्तानों की तकलीफ है, जमीन की तकलीफ है, जमीन टैक्स की तकलीफ है, जमीन के रेंट की तकलीफ है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारी चीजें आ सकती है। तो आपके पास एक डॉक्ट्रिन, यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन में कुछ, मैं वकील कानून का तालिब इल्म तो बातें कानूनी हिसाब से कहना चाहूंगा, ये प्रूफ आप अपने रेजोल्यूशन के, अपने रिप्रेजेंटेशन के तहत गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि यहां पे आपको सातवां तौर पर कह दिया गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के तहत स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपने कानून बना दिया, लेकिन वो कानून की वजह से मेरे अपने मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो मेरे पास एक हक है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फिलहाल मैं आपके कानून की इज्जत जरूर करता हूं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आपके कानून की इज्जत जरूर करता हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करने से खासिर हूं। जब वक्त आएगा तब इस्तेमाल करेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के तहत रुका जा सकता है। और फिर दूसरी बात यह है, अक्सर हम वक्त की बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट हमारे सामने जरूर आ जाता है। वक्त जब भी आता है तो इंक्रोचमेंट की बात आती है, लेकिन इंक्रोचमेंट कानूनी नजर में यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंक्रोच कर रहा है। ये जो मैं नहीं कर रहा हूं कि कानून कह रहा है। यहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फिट एंड सब्सटेंस में कि लेजिस्लेचर विद रिगार्ड टू द लॉ डीलिंग विद द सब्जेक्ट इन ऑन लिस्ट ऑफ द आल्सो टचिंग ऑन द स्टेट इन अनदर लिस्ट अमाउंटिंग टू इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। ये वर्ड लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में इंसिडेंटल इंक्रोच किया। ये इंसिडेंटल इंक्रोच नहीं है,
मौलाना आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बात को रोक रहा हूं। तो ये अमाउंटिंग टू इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट जो है वो इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट नहीं है, नोइंगली और एक्सीडेंटल इंक्रोचमेंट इसमें शामिल किया जा सकता है कि आप स्टेट की क्या बोलते हैं फेडरलिज्म को कमजोर करने के लिए, स्टेट के पावर्स को कमजोर करने के लिए, स्टेट की ताकत को कमजोर करने के लिए आप यहां पर उसके हकूक में मदाखिलत कर रहे हो। तो ये हो रहा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कहता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को रोक सकती है आपके रेजोल्यूशन के जरिए से, और ये कह सकती है कि आपका कानून, मैं मानता हूं आपका कानून ठीक होगा, लेकिन यहां जो मेरे ये एंट्रीज है 7, 10, 18, 45, 1 एंड 2 जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, वो स्टेट लिस्ट की वजह से मैं फिलहाल उसको इस्तेमाल करने से खासिर हूं। मुझे हक दिया गया है गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के तहत मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। तो ये एक रुकने के चांसेस है। और दूसरी बात यह है कि एक और कानून है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब यह है कि जब कानून बनाया जाता है तो कानून अगर मेरे हुकूक में दाखिल कर रहा है तो मैं अदालत को भी जा सकता हूं। कौन अदालत को जा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के खिलाफ अदालत में जा सकती है, जिसमें राजस्थान का एक केस हमारे सामने है। राजस्थान की अदालत ने मरकजी अदालत हुकूमत के खिलाफ यही कानून को लेकर अदालत में गई थी। तो अब हमारी जिम्मेदारियां यह है कि जहां हमारे लोग जमीन पर धरने कर रहे हैं उसकी तायीद तो यकीनन होनी है, लेकिन साथ साथ अगर ये की एलाइट ग्रुप अपनी अगर आवाज को हुकूमत तक, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और स्टेट गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास कर सके, तो रेजोल्यूशन की बुनियाद पर वो स्टेट में वो वक्त का कानून रोकने में कोई रुकावट नहीं। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में 14 ऐसे स्टेट हैं जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, नॉन बीजेपी और नॉन बीजेपी अलायंस स्टेट है। 16 स्टेट ऐसे हैं जिसमें बीजेपी और अलायंस है। अगर ये रेजोल्यूशन एक जगह पास होता है तो जैसा एनआरसी में हुआ था, केरला से शुरू हुआ, ये रेजोल्यूशन पास होता है तो 14 ऐसे स्टेट हैं जिसमें ये रेजोल्यूशन पास होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और जब 14 तो आधा हिंदुस्तान तो यहीं पे रुक गया। आधा हिंदुस्तान इस तरह से रुक सकता है, जब आधा हिंदुस्तान रुकेगा तो पार्लियामेंट में यह आवाज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में यह आवाज जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अनबैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टे देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आधे हिंदुस्तान में रेजोल्यूशन के तरीके से आप रोक रहे हो, आप रेजोल्यूशन की तरफ रोक रहे, तो वहां पर यह कहेगा कि ये वन साइडेड इस्तेमाल हो रहा है ये कानून। आधे 14 स्टेट मजाक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 14 स्टेट नॉन बीजेपी स्टेट है, और यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सिडी, ये 3 ऐसे हथियार स्टेट के पास है, क्योंकि इतने आइटम्स को इंक्रोच किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में। मैं यहां वक्फ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानून जो सेंट्रल का है, कानून जो स्टेट का होना चाहिए उसको मैं बता रहा हूं। तो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब हमारा काम यही है कि हम अपनी आवाज स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, और स्टेट गवर्नमेंट अगर रेजोल्यूशन पास करती है तो वो रेजोल्यूशन 14 स्टेट का रेजोल्यूशन अनबैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन बोल के पार्लियामेंट में स्टे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब स्टे मिल जाएगा तो आगे क्या होगा आप लोग जानते हैं। मैं इस सिलसिले में तफसील में नहीं जाऊंगा, बल्कि इतना कहूंगा कि सारे धरने जो हो रहे हैं मैं उसकी तायीद करता हूं, लेकिन सारे धरनों को हमको कॉन्स्टिट्यूशनली रखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई ऐसी बात वो धरनों में वो बच्चे ना दें जो हमारे लिए बात से नुकसान बन जाए। और ये जमीनी ही थी, जमीन के ही हरकतें थी जिसकी वजह से एनआरसी का मामला ठंडा पड़ा, और ये भी इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगा। ये बात मैं थोड़ी सी बात यही कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत है, बहुत लोगों को सुनना है। शुक्रिया।